Hello everyone, so today we are going to start another new chapter hydrogen. सबसे पहले इसका कुछ बेसिक कंसेप्ट हम लोग देखते हैं। तो स्टार्ट करते हुए इसके सिंबल से। तो सिंबल क्या होता है हाइड्रोजन का? एज वी ऑलरेडी नो हाइड्रोजन का सिंबल H होता है। यहाँ पे एक कंफ्यूजन को क्लियर कर दे, बहुत सारे बच्चे को क्या होता है हाइड्रोजन के सिंबल में वो लिख लेते हैं H2। तो रिमेंबर दिस थिंग, ये क्या है मॉलिक्यूल्स को रिप्रेजेंट करते हैं H2 से, लेकिन सिंबल अगर बोलते हैं तो हम लोग सिंगल एटम का जो रिप्रेजेंटेशन है उसको डिनोट करना होगा। ये तो था सिंबल के बारे में। अच्छा, एटॉमिक नंबर क्या होता है? यू नो नंबर ऑफ प्रोटॉन इन एन एटम। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन हम जानते हैं हाइड्रोजन से ही स्टार्ट होता है एटॉमिक नंबर। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम। तो एटॉमिक नंबर कितना होता है? 1 होता है। दैट मीन्स इसके पास सिंगल प्रोटॉन होता है। इसके बाद देखते हैं एटॉमिक वेट। एटॉमिक वेट मतलब वेट ऑफ वन एटम ऑफ दैट हाइड्रोजन। तो एटॉमिक वेट ऑफ हाइड्रोजन कितना है? 1.008। अच्छा, इसको AMU में रिप्रेजेंट करेंगे तो AMU में, ग्राम में रिप्रेजेंट करेंगे तो ग्राम में। जिसमें रिप्रेजेंट करो वहां पे वही आपका यूनिट आ जाएगा ना। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लोग जानते हैं ना, बीच में इलेक्ट्रॉन, ये न्यूक्लियस हो गया, उसके बाद इलेक्ट्रॉन का नोटेशन क्या होता है? K सेल, L सेल। तो इसमें एक ही इलेक्ट्रॉन है तो K सेल में कितना आएगा? 1 आएगा इलेक्ट्रॉन। तो K1 इस तरह से भी लिख सकते हैं, या 1 और नीचे में सेल दिखलाया हूं। ओके, तो ये था आपका बेसिक नॉलेज। और एक दो पॉइंट्स को देख लेते हैं। क्या है? इट इज द लाइटेस्ट एंड द सिंपलेस्ट एटम नोन टू ह्यूमन। देखिए लाइटेस्ट एंड सिंपलेस्ट होगा क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना है? सिंगल है ना, तो ये सबसे लाइटेस्ट है। एटॉमिक नंबर 1 हो रहा है, एटॉमिक वेट भी 1.008 हो रहा है। तो ये लाइटेस्ट है और सिंपलेस्ट है जो हम लोग ह्यूमन नोन के रिस्पेक्ट में। अच्छा, हाइड्रोजन इज द एलिमेंट दैट मेक्स द सन शाइन। अच्छा, ये कंसेप्ट भी एक याद रखिएगा कि हाइड्रोजन की वजह से ही ये जो सूरज जो चमकता है ये हाइड्रोजन की वजह से होता है। न्यूक्लियर फिशन का एक कंसेप्ट आता है जो हायर क्लास में आपको पढ़ना होगा। अब हम लोग डिस्कवरी के बारे में बात करते हैं। तो रॉबर्ट बॉयल्स नाम का एक साइंटिस्ट था, वो क्या ऑब्जर्व किया? देखिएगा, ही ऑब्जर्व दैट whenever a gas मतलब whenever a metal react with acid। हम लोग जान रहे हैं ना, मेटल को ले लीजिए, अगर मान लेते हैं Zn ले रहे हैं, प्लस कोई भी एसिड ले लीजिए, हम लोग क्या ले लेंगे? HCl। सपोज कर लीजिए मेटल रिएक्ट विद एसिड। वो क्या ऑब्जर्व किया कि अ गैस इज रिमूव। कैसे गैस रिमूव हो रहा था? यहाँ पे क्या बन रहा था? ZnCl2 प्लस H2। ये तो फर्दर हम लोग रिएक्शंस भी बाद में जानते हैं, लेकिन ये क्या देखा कि whenever a metal react with acid, कभी भी कोई भी मेटल एसिड से रिएक्ट करता है तो एक तरह का गैस निकलता है, गैस रिलीज हो रहा है। वो गैस क्या रहता है? इनफ्लैमेबल होता है। ये इनफ्लैमेबल होता है। तो ये ऑब्जर्व किया था कौन? रॉबर्ट बॉयल्स नाम का साइंटिस्ट था। वो सिर्फ गैस के बारे में ऑब्जर्व किया था। उसका नाम क्या होता है, उसका कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है, उसको ज्यादा स्टडी नहीं कर पाया था। उसके बाद हमारे आए थे हेनरी साहब। हेनरी क्या किए? हेनरी प्रिपेयर द हाइड्रोजन इन प्योर स्टेट एंड डिस्क्राइब इट प्रॉपर्टी। ये हाइड्रोजन को प्योर स्टेट में प्रोड्यूस कर पाया और उसका कुछ कैरेक्टरिस्टिक को पढ़ पाया, कैरेक्टरिस्टिक को डिस्क्राइब कर पाया। तो ये क्या गया, वो जो गैस था ना, देखिए वो गैस, इनफ्लेमेबल गैस को ये क्या बोला आपको? बर्न विथ पॉप साउंड। मतलब वो कोई एक ग्लास में या कोई एक बर्नर में, कोई एक जग, कहीं किसी एक सोर्स में, आपका बॉटल में आपको वो मान लीजिए हाइड्रोजन गैस है, उसमें कोई एक लाइट को अगर हम लोग डालते हैं, कोई लाइट को अगर डाल रहे हैं, मान लीजिए माचिस को जला के अगर उसमें डाल रहे हैं, तो वो बर्न होता है विथ पॉप साउंड, जो इसका कैरेक्टरिस्टिक में हम लोग देखेंगे बाद में। ठीक है, तो वो क्या बोला आपका कि हाइड्रोजन क्या होता है? बर्न विथ पॉप साउंड होता है। एंड दूसरा ये बोला है कि इट फॉर्म वाटर, वाटर फॉर्मर या फॉर्म वाटर करता है। तो ये जब कैरेक्टरिस्टिक जब पढ़ रहा था हेनरी, तो ये दो कैरेक्टरिस्टिक और भी इसका प्रिपरेशंस कैरेक्टरिस्टिक्स को डिस्क्राइब कर पाया। अब जो हम लोग देखते हैं उसके बाद आया एंटोनी लेवोशियर। एंटोनी लेवोशियर क्या था? ये जो है वो गैस था। ये लोग अभी तक उस गैस को गैस बोल रहे थे, इनफ्लेमेबल गैस बोल रहे थे, लेकिन कोई नाम नहीं दे पाए थे। तो ये साहब जो है, ये इसका नाम दे नेम इट हाइड्रोजन। ये क्या किया? दो ग्रीक वर्ड, एक होता है हाइड्रो, एक होता है जेन। ये दोनों ग्रीक वर्ड है। हाइड्रो मीन्स होता है वाटर एंड जेन मतलब होता है प्रोड्यूसर। तो इस दोनों को मर्ज करके हाइड्रोजन लाया, जिसका मतलब होता है वाटर प्रोड्यूसर। ऑकरेंस के बारे में देखते हैं। तो ऑकरेंस क्या होता है? हाइड्रोजन इज द 9th मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन द अर्थ क्रस्ट। अर्थ क्रस्ट में 9th मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट जो होता है वो हाइड्रोजन होता है। तो फर्स्ट मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट ऑन द अर्थ क्रस्ट क्या है?
एल्युमिनियम है, ठीक है। तो ये हो गया एंड कॉन्स्टिट्यूट ऑलमोस्ट 1% ऑफ अर्थ क्रस्ट। हमारा जो अर्थ क्रस्ट है उसका नियर अबाउट 1% जो होता है ना वो हाइड्रोजन होता है। तो ये आपको, इसके बाद फिर हम लोग पूरा कंबाइंड स्टेट एंड फ्री स्टेट को भी देख लेते हैं। देखिए हाइड्रोजन ऑकर इन बोथ फ्री स्टेट एंड कंबाइंड स्टेट। कंबाइंड स्टेट मतलब कोई दूसरे एलिमेंट के साथ मिलकर कंपाउंड बना के फॉर्म में है। फ्री स्टेट मतलब सिंगली वो एज एन एलिमेंट प्रेजेंट है। तो हम देखेंगे इन फ्री स्टेट जो होता है हमारा अर्थ क्रस्ट का नियर अबाउट 1%, दैट मींस 0.98% जो होता है ना वो हाइड्रोजन होता है। हमारे एटमॉस्फेयर में डिफरेंट डिफरेंट गैसेस है। अर्थ एटमॉस्फेयर, रिमेंबर दिस थिंग, अर्थ एटमॉस्फेयर जो अर्थ को चारों तरफ से सराउंड करके रखे है, उसमें आपका सबसे ज्यादा क्या है, नाइट्रोजन है, उसके बाद ऑक्सीजन है, उसके बाद इस तरह से डिफरेंट कार्बन डाइऑक्साइड है। तो हमारा उस एटमॉस्फेयर में कितना परसेंट है, 0.01% पूरा ओवरऑल एटमॉस्फेयर का जो होता है वो हाइड्रोजन होता है। अच्छा, ये वोल्केनिक गैस जो होता है ना, वोल्केनिक इरप्शन होता है, उसमें भी आपका क्या रहता है, 0.025% वो होता है, हाइड्रोजन होता है। और उसके बाद देखिए एटमॉस्फेयर, दैट मींस अराउंड द सन एंड स्टार, सन एंड स्टार के चारों तरफ नियर अबाउट 1.1% जो होता है वो हाइड्रोजन होता है। तो ये आपका लिस्ट था इन फ्री स्टेट वो कहां कहां प्रेजेंट रहता है। अब आते हैं कंबाइंड स्टेट में वो कहां कहां रहता है। देखिएगा कंबाइंड स्टेट में देखिएगा हमारा ऑल प्लांट एंड एनिमल टिश्यू जो होता है उसमें उसका टिश्यू जो बनता है उसका बेसिक जो कंपोनेंट होता है वो आपका कार्बन होता है, ऑक्सीजन होता है एंड नाइट्रोजन होता है। तो ऑल प्लांट एंड एनिमल टिश्यू विच आर मेड अप ऑफ हाइड्रोजन, नाइट्रोजन एंड आपका क्या है, अच्छा हाइड्रोजन, नाइट्रोजन एंड आपका कार्बन से कंबाइंड होता है। तो हाइड्रोजन एज बेसिक यहाँ पे आपका कंपोजिशंस के रिस्पेक्ट में आपका टिश्यू में रहता है। चलिए इन वाटर हम लोग जानते हैं, इन वाटर 1/9 क्या है, बाय द मास। अच्छा ये कैसे हो गया सर, ये देखिए H2O, हाइड्रोजन का कितना होता है 1 × 2 प्लस ऑक्सीजन का कितना 16, टोटल कितना होगा 18 होगा। तो 1/9 कैसे हो रहा है सर, हाइड्रोजन का मास कितना है, यहाँ से 2 हो गया, टोटल कितना है ये हो गया, देखिए ये आ रहा 1/9। तो 1/9 मास जो होता है ऑफ वाटर इज हाइड्रोजन। 1/9 जो हो रहा है मास क्या हो रहा है, पूरा वाटर का किसका वेट होता है, वो हाइड्रोजन का वेट होता है। तो वाटर में सबसे ज्यादा क्वांटिटी में कितना 1/9 मास आपका प्रेजेंट होता है। एंड नाउ एज ए कंस्टिट्यूएंट ऑफ डिफरेंट सब्सटेंस, डिफरेंट सब्सटेंस में ये भी पार्ट करके टेक पार्ट करके रहता है। तो हम लोग टिश्यूज में देख लिए, यहाँ पे देख लिया, आपको वाटर में देख लिया, और भी बहुत सारा। देखिए एसिड हम लोग जानते हैं, एसिड का डेफिनेशंस बने विच प्रोड्यूस H+ आयन, तो एसिड में रहता है। एल्कली हम लोग सुने हैं विच डिसॉल्व इन वाटर, जिसमें OH रहता है, OH रहता है जो डिसॉल्व इन वाटर होता है, OH- देता है, ठीक है। तो वहां पे भी OH में भी आपका एक हाइड्रोजन प्रेजेंट रह रहा है। तो एल्कली में रहता है, आपका एसिड में रहता है, पेट्रोलियम में रहता है। पेट्रोलियम से क्रूड ऑयल जितना आपको केरोसिन निकल गया आपका वो उधर पे रह गया। एंड ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड को क्लास 10 में आप डिटेल में देखेगा, ये बेसिकली हाइड्रोजन एंड और क्या है, कार्बन का कंपाउंड होता है। तो अब हम लोग पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन इन पीरियोडिक टेबल देखेंगे। तो पीरियोडिक टेबल आप खोलो को देखेगा, ग्रुप 1 जिसको बोलते हैं, जिसको एल्कली मेटल बोलते हैं, एंड ग्रुप 17 जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, हैलोजन बोलते हैं। तो हाइड्रोजन ग्रुप 1 में भी प्रेजेंट रहेगा एंड ग्रुप 17 में भी प्रेजेंट रहेगा। तो पोजीशंस क्या है, बोथ इन ग्रुप 1 एंड ग्रुप 17। व्हाई, इसको एक्सप्लेन करते हैं, ये एग्जाम में पूछता भी है। तो देखिएगा इसका पोजीशन है बोथ इन ग्रुप 1 एंड ग्रुप 17। वाई, तो पहला अगर हम सिमिलरिटी विद एल्कली मेटल ग्रुप 1 से देखते हैं तो क्या है, एंड सिमिलरिटी विद 17 ग्रुप 17, दैट मींस हेलोजन से सिमिलरिटी क्या है, क्यों उसको हेलोजन के साथ भी रखा है। तो सबसे पहला अगर हम सिमिलरिटी विद ग्रुप 1 एल्कली मेटल देखेंगे तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशंस देखिएगा, बोथ हैव 1 इलेक्ट्रॉन इन देयर आउटर सेल। आप एल्कली मेटल ले लीजिए कोई भी, देखिए सोडियम ले लेते हैं तो क्या होता है इसका 2, 8 एंड 1। देखिए इसका लास्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है, 1 है। उसके बाद पोटासियम भी ले लीजिए, देखिएगा क्या होगा 2, 8, 8 एंड 1। लास्ट सेल में कितना आ रहा है, 1 इलेक्ट्रॉन आ रहा है। तो एल्कली मेटल जितना भी होता है ना, उसके लास्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 1 इलेक्ट्रॉन होता है। एंड हाइड्रोजन के लास्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 1 इलेक्ट्रॉन होता है। दैट्स व्हाई द फर्स्ट सिमिलरिटी यहां पे आपको मिल रहा है। अच्छा हेलोजन में क्या सिमिलरिटी है, अच्छा देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। जब हम लोग हेलोजन का लिखते हैं, जैसे क्लोरीन का लिखेंगे तो क्लोरीन हेलोजन आ रहा है, तो क्लोरीन क्या होगा 2, 8 एंड 7। इसको देखें तो 1 इलेक्ट्रॉन नीडेड है ना इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन स्टेबल करने के लिए। तो हाइड्रोजन को भी क्या होता है, 1 इलेक्ट्रॉन नीडेड होता है।
तो बोथ नीड वन इलेक्ट्रॉन टू बिकम स्टेबल। तो यहाँ पे देखिएगा इस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के हिसाब से इसके लास्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है और आपका एल्कली मेटल के लास्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। तो ये इसका सिमिलरिटी हुआ। उसका सिमिलरिटी क्या हो रहा है, यहां पे सिमिलरिटी क्या निकल रहा है, बोथ नीड 1 इलेक्ट्रॉन। तो ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन था। दूसरा देखते हैं वैलेंसी। लाइक एल्कली मेटल, इसका हाइड्रोजन का वैलेंसी कितना होता है, 1 होता है। लास्ट सेल कंटेन 1 इलेक्ट्रॉन, दैट मींस वैलेंसी 1। सो और हेलोजिन का वैलेंसी कितना होता है, अच्छा देखिए क्लोरीन का भी हम लोग वैलेंसी देखेंगे कितना होगा, 2, 8 एंड 7। तो लास्ट सेल कंटेन हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन, 7 इलेक्ट्रॉन। तो हम आपको बताया है कि व्हेन मोर देन 4 होता है तो 8 माइनस दैट इलेक्ट्रॉन, तो इसका कितना हो जाएगा वैलेंसी, इसका भी 1 हो जाएगा। तो ये सिमिलरिटी था आपका ग्रुप 17 से कि दोनों का वैलेंसी 1 होता है। अब आते हैं फॉर्मेशन ऑफ कैटायन। कैटायन क्या होता है, जब भी कोई एटम्स अपने इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है टू बिकम पॉजिटिव आयन, तो उसको हम लोग कैटायन बोलते हैं। तो लाइक अल्कली मेटल लॉस इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन क्या है वो भी लाइक अल्कली मेटल, हाइड्रोजन जो होगा, हाइड्रोजन आल्सो लॉस इलेक्ट्रॉन एंड फॉर्म कैटायन, फॉर्म अ कैटायन। एग्जांपल्स देखेंगे, जैसे देखिए सोडियम क्या होता है, ये माइनस साइन मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन को लॉस करके Na+ बना रहा है। उसी तरह सिमिलरिटी हाइड्रोजन भी क्या होता है ना, 1 इलेक्ट्रॉन को देके H+ बनाता है। तो ये इसका सिमिलरिटी किसके साथ जा रहा है, आपका एल्कली मेटल का। तो क्या इधर पे देखते हैं फॉर्मेशन ऑफ एनायन, इसका सिमिलरिटी आपको ग्रुप 17 के साथ भी मिलेगा। तो लाइक हाइड्रोजन आपको, लाइक हेलोजिन, एल्कली क्या होगा, हाइड्रोजन भी होगा ना, गेन इलेक्ट्रॉन करेगा एंड फॉर्म एनायन करेगा। तो इसके लास्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है, 1। तो इसका देखिए क्लोरीन का अगर देखते हैं तो क्या होता है, 2, 8 एंड 7। लास्ट सेल कंटेन हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन, 7 इलेक्ट्रॉन। तो इसको कहीं से भी 1 इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा तो ये क्या करेगा, एनायन फॉर्म करेगा। तो देखिए वो 1 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है एंड Cl- बना रहा है। सिमिलरिटी हाइड्रोजन भी क्या करता है, उसके लास्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन था तो वो भी 1 इलेक्ट्रॉन को लेके स्टेबल बना लेता है। अपने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को डबलेट रूल जो होता है वो फॉलो करता है। तो 1 इलेक्ट्रॉन को लेके एनायन बना लेता है। हाइड्रोजन देखिए कैटायन भी फॉर्म कर रहा है, एनायन भी फॉर्म कर रहा है। इसी वजह से ये आपका मतलब एल्कली मेटल के साथ भी जा रहा है और हेलोजन के साथ भी जा रहा है। नाउ लास्ट हम लोग देखते हैं रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी। अच्छा, रिड्यूस का मतलब क्या होता है, कोई भी एटम्स में अगर कोई भी एटम एलिमेंट के साथ ऑक्सीजन है, उस ऑक्सीजन को हम उधर से रिमूव कर देते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं रिडक्शन, और उसको जो करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट। तो देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन होता है लाइक एल्कली मेटल इज अ गुड रिड्यूसिंग एजेंट। एग्जांपल्स देखेंगे, देखिए यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड है, ये कॉपर के साथ ऑक्सीजन कंबाइंड किया हुआ है। यहाँ पे सोडियम दे रहे हैं तो देखिए सोडियम का क्या काम हो रहा है, इससे कॉपर को ऑक्सीजन को हटा देना। तो सोडियम क्या हो जा रहा है, सोडियम हाइड्रो, ये आपका ऑक्साइड बन जा रहा है और कॉपर को अलग कर देना। देखिए यहाँ पे कॉपर ऑक्सीजन के साथ था, यहाँ पे अलग हो गया तो ये रिड्यूस कर दिया ना, तो ये रिड्यूस हो जा रहा है। इसको कर रहा है कौन, सोडियम कर रहा है, दैट मींस ये रिड्यूसिंग एजेंट है। सेम वे देखिएगा आपका हाइड्रोजन से जब कंबाइन करता है तो ये भी क्या करता है, इससे ऑक्सीजन को निकाल लेता है और वाटर फॉर्म करता है और कॉपर को अकेला छोड़ देता है। यहाँ पे भी देखिए रिड्यूस हो रहा है और इसको कौन कर रहा है, हाइड्रोजन कर रहा है, तो रिड्यूसिंग एजेंट है। तो लाइक अल्कली मेटल्स आपका हाइड्रोजन एक्ट एज अ रिड्यूसिंग एजेंट होता है। अच्छा, यहाँ पे देखते हैं एटमोसिटी क्या होता है। देखिए आपका एल्कली मेटल जितना भी है उसका एटमोसिटी कितना होता है, देखिएगा 1 होता है। सोडियम कभी Na2 नहीं रहेगा, पोटासियम कभी K2 नहीं रहेगा। लेकिन देखिएगा हाइड्रोजन का क्या होता है, H2 रहता है, H2। तो लाइक अल्कली मतलब हेलोजिन, इसका एटमोसिटी क्या होता है, 2। हाइड्रोजन का हेलोजन एंड एल्कली मेटल के साथ सिमिलरिटी के बाद अब हम देखेंगे कि हाइड्रोजन का एल्कली मेटल और हेलोजन के साथ क्या डिफरेंसेस है, ये देखते हैं। देखिए एग्जाम में पूछता है, ठीक है। तो देखेंगे हाइड्रोजन क्या होता है, हैज ओनली 1 सेल। इसमें क्या होता है, सिर्फ एक ही सेल होता है। कैसे होता है सर, देखिएगा हम लोग ऐसे एक्सप्लेन करते हैं ना, जिसको क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस बोलते हैं। एटॉमिक नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितना, 1 है, तो एक ही सेल लगेगा जिसको हम लोग बोलते हैं K सेल बोलते हैं ना। चलिए, वेयर एज एल्कली मेटल, चाहे कोई भी एल्कली मेटल ले ले या हेलोजन ले ले, उसमें एटलीस्ट 2 तो रहना जरूरी है, 2 सेल या उससे ज्यादा होगा, 1 होता नहीं है। तो ये डिफरेंसेस है। एग्जांपल देखेंगे सर, हम अगर लिथियम ले लेते हैं, Li सबसे पहला एल्कली मेटल, हाइड्रोजन के बाद ही आता है, उसके बाद या सोडियम ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए। इसका एटॉमिक नंबर कितना है, 3 है, इसका कितना है, 11 है। तो ये कैसे अरेंज होता है, 2 and 1। सो कैसे अरेंज होगा, देखिए तो ऐसा अरेंज होगा ना। तो यहाँ पे देखिए K सेल और L सेल, ये L सेल हो गया, ये K सेल हो गया। तो यहाँ पे एटलीस्ट 2 आ गया ना। इस केस में तो और ज्यादा हो जाएगा, देखिएगा 1 हो गया, KLM मतलब 3 सेल आ जा रहा है। तो
आपके एल्कली मेटल में आपका क्या होता है, एटलीस्ट 2 सेल होता है, लेकिन हाइड्रोजन में क्या होता है, ओनली 1 सेल होता है। अच्छा, हम हेलोजन देखते हैं, क्लोरीन हो गया या फ्लोरीन ले सकते हैं, तो इसका कितना होता है, 9 होता है एटॉमिक नंबर, इसका कितना होता है 17। तो अरेंज करेंगे तो कैसे निकलेगा, 2 and 7, ये कितना हो जाएगा 2, 8 and 7। तो देखिए यहाँ पे भी KL हो रहा है, तो एटलीस्ट 2 सेल हो रहा है ना हेलोजन में भी, और उससे ज्यादा हो सकता है 2 या 2 से ज्यादा हो सकता है, लेकिन हाइड्रोजन में क्या होता है, एक ही सेल होता है, ओनली 1 सेल होता है। तो ये डिफरेंसेस है हाइड्रोजन का, एल्कली मेटल हो या हेलोजन हो। चलिए ये तो समझ में आया सर। एक और डिफरेंसेस देखिएगा, हाइड्रोजन फॉर्म न्यूट्रल ऑक्साइड। न्यूट्रल ऑक्साइड किसको बोलते हैं, मतलब हाइड्रोजन जब ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है ना, तो ये क्या बनाता है, न्यूट्रल ऑक्साइड बनाता है। एग्जांपल्स देखेंगे, हाइड्रोजन एंड O2, H2O। देखिए हाइड्रोजन ऑक्सीजन से कंबाइन करके क्या बनाता है, वाटर बनाता है, और हमको पता है वाटर क्या होता है, वो न्यूट्रल ऑक्साइड होता है। तो ये तो एक चीज है। लेकिन एल्कली मेटल जब कभी भी, एल्कली मेटल कभी भी ऑक्सीजन से कंबाइन करता है तो वो बेसिक ऑक्साइड बनाता है, एंड हेलोजन जब कभी भी ऑक्सीजन से कंबाइन करता है तो वो क्या कराता है, एसिडिक ऑक्साइड बनाता है। एकदम सीधा सा कंसेप्ट याद रखिएगा कि एल्कली मेटल, मेटल ऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड क्या होता है, बेसिक इन नेचर होता है, और नॉन मेटल ऑक्साइड क्या होता है, एसिडिक इन नेचर होता है। ये आपका इस कंसेप्ट से हो जाएगा, क्या होगा, मेटल, मेटल प्लस ऑक्साइड, या मेटल ऑक्साइड बोल सकते हैं। ये क्या होता है, बेसिक इन नेचर होता है, और नॉन मेटल ऑक्साइड क्या होता है, नॉन मेटल ऑक्साइड क्या होता है, एसिडिक इन नेचर होता है। तो ये, लेकिन हाइड्रोजन का जो अंदर प्रॉपर्टी है ना, हाइड्रोजन क्या करता है, ऑक्साइड, हाइड्रोजन ऑक्साइड क्या होता है, न्यूट्रल ऑक्साइड होता है, ना ही वो एसिडिक होता है ना ही वो बेसिक होता है। सो ये था आपका डिफरेंसेस किसका, हाइड्रोजन का, फ्रॉम किसके साथ, आपका हेलोजन और आपका एल्कली मेटल के साथ। अब देखते हैं हम लोग प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन्स। तो प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन आपका 2 कैटेगरी में हो सकता है। एक है जनरल मेथड जो नॉर्मली ऐसे यूज होता है, और एक होता है लेबोरेटरी मेथड। तो लेबोरेटरी का मेथड का एक अलग प्रोसेस होता है। अभी हम लोग जो बात कर रहे हैं जनरल मेथड क्या होता है, तो देखिए इसके लिए अगर आपको एक्टिव सीरीज पता है, एक्टिव सीरीज कहाँ से स्टार्ट होता है, आपका पोटासियम से स्टार्ट होता है, पोटासियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, और एल्युमिनियम उसके बाद जिंक, Fe, Pb, HCU, Hg, Au, Pt, Au। तो ये पूरा आपका क्या है, एक्टिविटी सीरीज है। अगर ये आपको हल्का सा याद है, या इसके रिस्पेक्ट में इसका रिलेशंस को अगर हम लोग देखेंगे तो मेरे लिए बहुत सुटेबल हो जाएगा। कितना जल्दी हम लोग को ये रिएक्शंस पर्टिकुलरली अलग अलग सबको याद नहीं रखना पड़ेगा। तो सबसे पहला अगर हम देखें कि जनरल मेथड में आपका एक्शन ऑफ कोल्ड वाटर, आपको कोल्ड वाटर से किसका, ऑन मेटल लाइक, देखिए एक्टिविटी सीरीज का आपका फर्स्ट 3 जो मेटल होता है ना, बहुत एक्टिव होता है। मतलब इसको क्या है कि अगर नॉर्मल हम लोग एटमॉस्फेयर में भी नहीं रख सकते, ये क्या करेगा, एक्सप्लोसिव हो जाएगा। ये आपको एटमॉस्फेयर में आते ही ये दोनों एक दूसरे एटमॉस्फेयर का वाटर से कंबाइन करता है और मॉइस्चर से कंबाइन करता है और रिएक्शंस कराता है और एक्सप्लोसिव होता है। तो फर्स्ट 3 पोटासियम, सोडियम एंड कैल्शियम जो होता है ना, बहुत रिएक्टिव होता है। तो ये आपका कोल्ड वाटर में क्या काम हो जाएगा, इसका रिएक्शंस के लिए हम लोग को एक्स्ट्रा कुछ देना नहीं होगा, कोल्ड वाटर भी रहेगा ना तो काम आ जाएगा। कोल्ड वाटर से भी ये रिएक्शंस पॉसिबल हो जाएगा। तो क्या करते हैं देखिएगा, हम लोग कुछ नहीं करते हैं, कोल्ड वाटर में इसको कोई भी आपको ये ले लीजिए, सोडियम, पोटासियम या कैल्शियम, उस दोनों को डालते हैं, रिएक्शंस होता है। वहां पे कैसे आपका हाइड्रोजन बनता है, तो देखिए एक जनरल रिएक्शन जो हम लोग यहाँ पे याद रखना है आपका, कोई भी मेटल, कौन सा मेटल, इस तीनों में से कोई भी मेटल लेंगे और उसको कोल्ड वाटर से जब रिएक्ट कराएंगे तो क्या होगा, मेटल हाइड्रो ऑक्साइड बनेगा। याद रखिएगा मेटल हाइड्रो ऑक्साइड किसको बोला जाता है, OH जिसमें होता है उसको हाइड्रो ऑक्साइड बोलते हैं, एंड हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगा। ठीक है, तो देखिएगा इसको अगर आप ये चीज याद रख पाते हैं ना, तो फिर अलग से इसका रिएक्शंस को याद नहीं रखना पड़ेगा। आपको जस्ट इतना याद रखना है, मेटल रिएक्ट विद कोल्ड वाटर, कौन सा मेटल, एक्टिविटी सीरीज का फर्स्ट जो 3 है, कौन सा है, पोटासियम है, सोडियम है और क्या है, कैल्शियम है। तो ये रिएक्ट करता है तो मेटल हाइड्रोक्साइड बनाता है और आपका क्या बनाता है, वाटर हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है। एग्जांपल्स के रिस्पेक्ट में देखिए 2 रिएक्शंस को लिया, हम यहाँ पे लिए सोडियम के साथ रिएक्शन करा रहे हैं, सोडियम को कोल्ड वाटर, ये जो वाटर है ये कोल्ड वाटर, इसके साथ जब रिएक्ट कराएंगे तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, मेटल हाइड्रोक्साइड बने तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बनेगा एंड हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगा। एक और रिएक्शंस देखते हैं, अगर हम लोग पोटासियम के साथ रिएक्शंस कराते हैं तो पोटासियम रिएक्ट होता है वाटर से, यहाँ पे भी क्या है, ये कोल्ड वाटर है, रिमेंबर दिस थिंग। तो क्या होता है, पोटासियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होता है। ये तो आपका
एक कंसेप्ट हो गया आपका कि कोल्ड वाटर के साथ कौन कौन सा चीज से रिएक्शंस हो जाएगा, आपको ये 3 याद रखना होगा। चलिए अब देखिए इसके बाद जो एक्टिविटी सीरीज में आता है वो उतना एक्टिव नहीं होता, वो क्या है कि ऐसे कोल्ड वाटर में रिएक्ट कराइएगा तो पॉसिबल नहीं है। तो अब हम उसको क्या करते हैं, स्टीम, मतलब कोल्ड वाटर को हम लोग हीटेड करते हैं, स्टीम में कन्वर्ट करते हैं। और ये देखिए यहाँ से स्टार्ट होता है आपका यहाँ तक, मतलब 4 मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक एंड आयरन जो है ना, ये स्टीम से रिएक्ट करता है और आपका हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होता है। तो इसका देखेंगे कि एक्शन ऑफ स्टीम ऑन मेटल लाइक क्या है, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक एंड आयरन। यहां से देखिए मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक एंड आयरन ये क्या करता है, मेटल से रिएक्ट करता है, बट यहाँ पे आपको वाटर से रिएक्ट करते हैं, लेकिन यहाँ पे कोल्ड वाटर नहीं, कोल्ड वाटर से इसका कोई रिएक्शंस पॉसिबल नहीं होगा। वो ये सब जो होता है ना उतना एक्टिव नहीं होता है। याद रखिए एक्टिविटी सीरीज में हम लोग जैसे जैसे डाउनवर्ड आते हैं उसका एक्टिवनेस जो होता है, रिएक्शंस का कैपेसिटी जो होता है, रिएक्शंस में जाने का कैपेसिटी वो लो होता रहता है। तो ये आप नीचे आ गए, मतलब उसका रिएक्शंस में जाने का पॉसिबिलिटी और कैपेसिटी जो हो रहा है लो हो जा रहा है। तो ये आपका क्या करेगा, मेटल से रिएक्ट करेगा स्टीम से। तो यहां देखिए मेटल हाइड्रोक्साइड बना रहा था ना, यहां पे मेटल ऑक्साइड बनाएगा। यही फर्क आपको, ये चीज याद रखिएगा ना, तो फिर रिएक्शंस को अलग से याद नहीं रखना पड़ेगा। एक जगह मेटल हाइड्रोक्साइड हो रहा है, एक जगह मेटल ऑक्साइड हो रहा है, तो ये कंसेप्ट याद रखिएगा। ये मेटल हाइड्रोक्साइड देगा, ये मेटल ऑक्साइड देगा। तो देखिए क्या है, मेटल रिएक्ट विद स्टीम टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन। सर इसका एग्जांपल्स कुछ देखते हैं, कोई भी एग्जांपल ले लीजिए 4 में से। देखिए हम 2 रिएक्शंस को यहाँ पे आपको दिखाया है। मैग्नीशियम जो है, मैग्नीशियम क्या इसी कैटेगरी में आ रहा है। चलिए मैग्नीशियम रिएक्ट हुआ कैसे, वाटर, यहाँ पे जो वाटर है ना ये स्टीम के फॉर्म में है, ठीक है ना। तो क्या करेगा, मेटल ऑक्साइड बोले ना, तो मैग्नीशियम और ऑक्साइड। अच्छा मैग्नीशियम ऑक्साइड का, मैग्नीशियम का फॉर्मूला वैलेंसी कितना है पता है ना, 2 है। ऑक्सीजन का वैलेंसी कितना है, 2 है, -2 होता है। ये दोनों कैंसिल होकर क्या हो जाता है, ये MgO। ये हम आप लोग को पढ़ाए हुए लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री में, ठीक है। इसी तरह से देखिएगा जिंक के साथ जब स्टीम, ये भी जो वाटर है वो भी क्या है, ये इज द फॉर्म ऑफ स्टीम है। जब रिएक्ट करता है तो जिंक ऑक्साइड बनाता है और क्या बनाता है, आपका हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होता है। तो ये 2 कंसेप्ट था जनरल मेथड का। थर्ड जो जनरल मेथड हम लोग देखने वाले हैं, एक्शन ऑफ डाइल्यूट मिनरल एसिड। यहाँ पे मिनरल एसिड है तो अभी आप इतना याद रखो, H2SO4, HNO3 और HCl जो है इसको हम लोग मिनरल एसिड बोलते हैं। डाइल्यूट का मतलब समझ रहे हो, वो फुल्ली कंसंट्रेटेड नहीं रहेगा। तो एक्शन ऑफ डाइल्यूट मिनरल एसिड ऑन मेटल एबव हाइड्रोजन, हाइड्रोजन से ऊपर जितना भी मेटल है एक्सेप्ट लीड इन द एक्टिविटी सीरीज। मतलब अब हम जो थर्ड मेथड प्रिपरेशन सीखेंगे कि हाइड्रोजन एक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन से ऊपर लीड मतलब पीबी को छोड़ के जितना भी है, यहाँ 7 है ना, इसके एसिड को रिएक्ट कराएंगे। कौन से एसिड को, डाइल्यूट, चाहे तो अब H2SO4 ले ले, मिनरल एसिड, H2SO4 और HCl और HNO3 मिनरल एसिड होता है, ठीक है। तो उससे हम लोग रिएक्शन कराएंगे और फॉर्मेशन ऑफ आपका क्या देखेंगे, आपका H2 मतलब हाइड्रोजन का देखेंगे, ठीक है। यहाँ से 2-3 क्वेश्चन भी पूछता है, उसको भी देखते हैं। पहला हम लोग जो नॉर्मल जो जनरल है इसमें से कोई भी ले लीजिए, आपका ये सोडियम, पोटासियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, कैल्शियम, आपको इसमें से कोई भी ले लो और उसको डाइल्यूट एसिड से रिएक्ट करा दो, तो वो क्या करता है, हाइड्रोजन गैस को क्या करता है, इवॉल्व करता है। तो फॉर एग्जांपल्स देखिएगा, हम एग्जांपल्स के लिए आपका क्या के लिए है, हम एक ले लिया सोडियम के साथ रिएक्शन। देखिए सोडियम है ना, ये रिएक्ट होता है डाइल्यूट HCl के साथ। अच्छा ये डाइल्यूट और कॉन्क में ना बहुत कंसेप्ट होता है। डाइल्यूट रहता है ना तभी वो एसिड की तरह बिहेव करता है, कॉन्क में क्या होता है, वो एसिडिक नेचर फॉलो नहीं करता है। ये आप क्लास 10 में सीखिएगा, ठीक है। तो अभी ये सिर्फ इतना याद रखो, डाइल्यूट HCl के साथ जब रिएक्ट करता है कोई भी एलिमेंट, कोई भी आपका एलिमेंट मेटल्स जो अबव क्या होगा, हाइड्रोजन से ऊपर होगा, एक्सेप्ट पीबी को छोड़ के, जो भी इससे भी रिएक्ट करेगा। तो डाइल्यूट HCl लिए तो NaCl बन जाएगा और हाइड्रोजन गैस को इवॉल्व करेगा। देखिए ये हो रहा है। उसी तरह से अगर यहाँ पे H2SO4 होता है तो Na2SO4 होता है और H2 को रिलीज करता है। कोई और एग्जांपल लेके हम देखें क्या है, मैग्नीशियम को डाइल्यूट H2SO4 से लिए तो मैग्नीशियम सल्फेट बना और क्या है, हाइड्रोजन गैस को इवॉल्व किया। चलिए सर ये तो एक नॉर्मल प्रिपरेशन था, एक्सेप्ट हाइड्रोजन से ऊपर, एक्सेप्ट भी कोई से भी रिएक्ट करो, हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा। अगर वो क्लोरीन के साथ, क्लोराइड के हैलाइड एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है तो क्लोरीन का आपको कंपाउंड बनाएगा, और सल्फेट के साथ बन रहा है तो क्या सल्फेट का कंपाउंड बनाएगा। ये एक जनरल मेथड है। तो यहाँ से 2-3 क्वेश्चन आता है। सबसे पहला क्वेश्चन है, वाई एक्सेप्ट लीड। हम लोग लीड
लीड को क्यों छोड़ के रिएक्शंस में ले रहे हैं, मतलब एक्टिविटी सीरीज में जब ऊपर की बात हो रही है तो लीड को भी तो लेना चाहिए था, लीड को क्यों छोड़ रहे हैं। पहला क्वेश्चन, व्हाई वी एक्सेप्ट लीड हियर। तो याद रखना है जब भी लीड किससे रिएक्ट करता है, डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट करता है, चाहे वो H2SO4 हो, HCl हो, तो वो क्या फॉर्म करता है आपका PB। अगर देखिए सपोज कर लीजिए, अगर हम ऐसे लिखते हैं कि PB रिएक्ट विद HCl, डाइल्यूट ले लेंगे यहाँ पे, तो क्या होगा PbCl, PbCl आपका यहाँ पे देखिए PbCl बन जाएगा, PbCl2 बनेगा क्योंकि इसका आपको पता है 2 होता है, PbCl2 और क्या बनेगा H2 रिलीज होगा, ठीक है। लेकिन ये क्या होता है, ये जो PbCl होता है, यहाँ पे मान लीजिए सल्फेट ले रहे तो PbHO4 बन रहा है, ये क्या होता है आपका इनसॉल्युबल होता है। तो आपका जिस आपको बर्नर में कंटेनर में आपका रिएक्शंस हो रहा है ना, उसके नीचे वो जम जाता है, ठीक है। तो और फर्दर रिएक्शंस पॉसिबल ही नहीं होता है, इनसॉल्युबल होता है वो आपका क्या होता है, वो बर्नर कंटेनर टेस्ट ट्यूब के नीचे वो जाके बैठ जाता है, जम जाता है और फर्दर रिएक्शंस को पॉसिबल होने ही नहीं देता है। तो जिसकी वजह से हम लोग एक्सेप्ट लीड यहाँ पे बोलते हैं। ये एक कंसेप्ट क्लियर हो गया। दूसरा, सर हम लोग जब मिनरल एसिड की बात कर रहे हैं तो H2SO4 को ले रहे हैं, डाइल्यूट HCl को ले रहे हैं। यहाँ पे क्वेश्चन आता है, व्हाई वी आर नॉट टेकिंग डाइल्यूट HNO3, चाहे डाइल्यूट हो चाहे कॉन्क हो, हम लोग HNO3 को ले ही नहीं रहे। HNO3 के साथ इसका रिएक्शंस कराएंगे तो ये पॉसिबल नहीं होगा, हालांकि वो भी मिनरल एसिड है। तो इधर है वाई, क्यों, तो याद रखना है जो HNO3 है ना, ये सबसे ज्यादा पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। मतलब कोई भी साथ उसके सामने आएगा, उसको रिएक्शन करा के उसको ऑक्सीजन दे देगा, ठीक है, ऑक्सीजन देके उसका ऑक्साइड बना देगा। सिंपली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब होता है जो ऑक्सीडेशन में हेल्प करता है। फर्दर आगे भी इसको देखेंगे हम लोग, ठीक है। तो ये क्या होता है आपका HNO3 जो होता है ना, एज ए पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। मतलब कोई भी चीज हो उसको ऑक्साइड बना के उसका काम तमाम कर देता है, ठीक है। तो ये क्या होता है, पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, ऑक्सीडाइज द हाइड्रोजन। अच्छा, इस रिएक्शंस में ना हाइड्रोजन जो जैसे यहाँ डाइल्यूट HNO3 ले लीजिए, मैग्नीशियम ले लीजिए, मैग्नीशियम नाइट्रेट एंड हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है। लेकिन ये जो डाइल्यूट या आपका जो हाइड्रोजन रिलीज हो रहा है ना, उसको फर्दर वो ऑक्सीडाइज कर देता है वाटर के फॉर्म में। इस वजह से हम लोग क्या करते हैं, डाइल्यूट HNO3 से ये रिएक्शंस नहीं कराते। एग्जांपल के रिस्पेक्ट में अगर देखना है तो देख सकते हैं, देखिएगा हम लोग जिंक ले लिया, Zn प्लस रिएक्ट करा रहे डाइल्यूट HNO3 से, तो क्या बन गया, जिंक नाइट्रेट बनेगा और हाइड्रोजन गैस रिलीज होना चाहिए। लेकिन वो जो हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है ना, वो फर्दर ऑक्सीडाइज होता है, आपको वाटर में ऑक्सीडाइज हो जाता है। तो हाइड्रोजन गैस तो रिलीज नहीं हो रहा है, जो मेरा मेन टारगेट था, क्योंकि हम लोग प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन ही देख रहे हैं। इस वजह से हम लोग क्या करते हैं, डाइल्यूट HNO3 को यूज नहीं करते। तो यहां से 2-3 कंसेप्ट हम लोग सीखे। एक्शन ऑफ डाइल्यूट मिनरल एसिड किसके ऊपर, मतलब आपका एक्टिविटी सीरीज हाइड्रोजन से ऊपर एक्सेप्ट PB। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन आता है, क्यों एक्सेप्ट कर रहे हैं PB को, तो PB को एक्सेप्ट इस वजह से कर रहे हैं, उसको छोड़ इस वजह से रहे क्योंकि वो आपको क्या करता है, इनसॉल्युबल बनाता है, इनसॉल्युबल कंपाउंड बनाता है, जो आपका टेस्ट ट्यूब के नीचे में बैठ जाता है, जो फर्दर रिएक्शंस को पॉसिबल होने नहीं देता। और दूसरा है नाइट्रिक, डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड को हम लोग क्यों नहीं लेते। तो डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड क्या करता है, जो हाइड्रोजन प्रोड्यूस होता है उसको फर्दर ऑक्सीडाइज कर देता है, किसमें, वाटर में कर देता है। अब हम लोग लेबोरेटरी प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन को देखेंगे। मतलब लेबोरेटरी में, लैब में हम लोग हाइड्रोजन को कैसे प्रिपेयर करते हैं। लैब में हमारा एक्यूरेसी चाहिए, मतलब 99.9 या 100% वो जो गैस हो वो हाइड्रोजन है, उसमें कोई इंप्योरिटीज नहीं हो। तो उसके लिए कौन सा प्रोसेस है उसको देखते हैं। तो देखिएगा यहाँ पे जो इंस्ट्रूमेंट यूज किया हुआ है, इसको हम लोग बोलते हैं बॉटम, क्या बोलते हैं, राउंड बॉटम फ्लैश। इसको थर्सल फैनर, अब ये पाइप है, ये जार है, ठीक है, जहां पे गैस कलेक्ट होता है, ठीक है। तो एग्जाम में कैसे लिखना है, इसी तरह से जो पॉइंट्स हम लिखा रहे हैं उसको नोट कर लेना और इसी तरह से लिखना है। ज्यादा पूरा बुक का पूरा फॉलो करिएगा, बहुत लेंदी हो जाएगा और कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए आपका रिएक्शंस एंड रिएक्टेंट। रिएक्टेंट में देखिए क्या क्या लग रहा है आपका, रिएक्टेंट में हमारा ग्रैनुलेटेड जिंक है और डाइल्यूट HCl है। डाइल्यूट के बारे में तो बता चुके हैं, डाइल्यूट हम लोग HCl लेते हैं। अच्छा, ग्रैनुलेटेड का मतलब होता है ना, वो पीस ऑफ जिंक होगा, स्मॉल पीस ऑफ जिंक, जिसमें मेनली कॉपर एज एन इंप्योरिटीज होता है, जिसकी वजह से यहाँ पे कॉपर इंप्योरिटीज होने की वजह से क्या होता है, ये रिएक्शंस को ना फास्ट, मतलब रिएक्शंस क्या होता है, फास्ट होता है, ठीक है। सिर्फ जिंक लेते तो या जिंक का पाउडर लेंगे तो ये रिएक्शंस बहुत स्लो हो जाएगा। इसका क्वेश्चंस आगे देखते हैं, ठीक है। चलिए, ग्रैनुलेटेड जिंक लेते हैं और डाइल्यूट HCl लेते हैं, तो क्या होता है रिएक्शंस में देखिएगा। हम लोग पढ़े हुए ना कि रिएक्टिव सीरीज में जिंक क्या करता है, डाइल्यूट HCl से रिएक्ट करता है तो हाइड्रोजन
गैस को क्या करता है, रिलीज करता है, वही कंसेप्ट है। ये क्या करेगा, जिंक क्लोराइड बनाएगा और हाइड्रोजन गैस को यहाँ से रिलीज कर देगा, जो यहाँ पे आपका है। और जिंक का वैलेंसी 2 होता है ना, जिंक का वैलेंसी +2 है, और क्या है, क्लोरीन का वैलेंसी -1 है। दैट्स वाई ये क्या बन रहा है, ZnCl2 बन रहा है, और यहाँ पे हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रहा है। ठीक है, ये तो हो गया। बैलेंस नहीं है, अगर बैलेंस करना होगा तो यहाँ पे 2 दे दीजिएगा तो बैलेंस हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका रिएक्शंस था। प्रोसीड्यूर क्या है, मतलब प्रोसेस कैसा होता है हम लोग देखेंगे। तो प्रोसीड्यूर में ग्रैनुलेटेड जिंक्स आर टेकन इन बॉटम क्लास। इसमें हम लोग क्या करेंगे, ग्रैनुलेटेड जिंक को ले लेंगे और वहां पे स्टॉपर के जरिए ड्रॉप क्या करेंगे, डाइल्यूट HCl को इसके अंदर इन कराएंगे। क्या करेंगे, डाइल्यूट HCl इज एडेड फ्रॉम द थेसल्फेनल, और हम लोग आहिस्ता आहिस्ता इससे क्या कराएंगे, HCl को हम लोग एडेड करेंगे और ये रिएक्शंस होगा तो यहाँ पे क्या होगा बोलिए, तो यहाँ पे वो गैस प्रोड्यूस होगा। क्या बन रहा है, ZnCl2 बन रहा है और H2 बन रहा है। H2 क्या होता है, गैस है, तो ये रिलीज करेगा। ये गैस क्या होगा, यहाँ से जरिए यहाँ आते बॉटम में यहाँ जाएगा और फिर यहाँ पे कलेक्ट करेगा। तो ये पूरा प्रोसेस है, देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ से पहला तो आपको रिएक्शन समझ में आ गया, रिएक्टेंट क्या होता है वो यूज समझ में आ गया आपका। उसके बाद प्रोसेस, एक नॉर्मल एक प्रोसेस जो है आपका ये समझ में आ गया। इसके बाद यहाँ पे जो गैस आता है उसको हम लोग कलेक्ट कर रहे हैं। देखिएगा ये पूरा फिलअप रहता है, आहिस्ता आहिस्ता वाटर क्या होता है, डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट करता है। आहिस्ता आहिस्ता वाटर कहाँ जा रहा है, नीचे जा रहा है वाटर, और आपका गैस क्या होगा, फिलअप होता जाएगा। वाटर क्या होगा, डाउनवर्ड जाता रहेगा और गैस यहाँ पे कलेक्ट होता रहेगा। तो इसको हम लोग का कलेक्शंस में क्या बोलते हैं, कलेक्शन ऑफ हाइड्रोजन क्या होता है, डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर। वाटर क्या होगा, डाउनवर्ड जाएगा और गैस उस कंटेनर में या वो जार में आहिस्ता आहिस्ता कलेक्ट होता रहेगा। यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस आता है, रीजन व्हाई डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर। तो सबसे पहला तो चीज है कि वाटर में, या हम लोग वाटर क्यों यूज कर रहे हैं, पहला क्वेश्चन आएगा। तो वाटर में हाइड्रोजन जो है इनसॉल्युबल है, पहला तो समझ में आ रहा है कि वाटर में इनसॉल्युबल है, दैट्स व्हाई कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा। हमारा गैस क्या रहेगा, अपना आराम से ये यहाँ पे चला जाएगा और कलेक्ट हो जाएगा। अगर ये इसमें सॉल्युबल रहता तो मैक्सिमम तो गैस इसी में डिसॉल्व हो जाता है ना। तो वाटर में क्या होता है, हाइड्रोजन गैस जो होता है वो इनसॉल्युबल होता है एंड लाइटर देन वाटर होता है। लाइटर देन वाटर होता है मतलब कोई भी चीज लाइटर होता है तो वो क्या होता है, अबव में जाता है, ये पता है हमें। तो इस वजह से वाटर को नीचे लेके जा रहा है और गैस ऊपर कलेक्ट हो रहा है, ये एक रीजन है। अच्छा, यहाँ पे एक क्वेश्चन आ सकता है, सर हम लोग देखें ना, हाइड्रोजन जो होता है वो लाइटर देन एयर है। तो यहाँ से एक क्वेश्चन आता है कि जब लाइटर देन एयर है तो यहाँ पे हम लोग एयर यूज करते हैं, एयर का डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट होता है और वहां पे हाइड्रोजन कलेक्ट हो जाता है। लेकिन ऐसा क्यों नहीं होता है, तो ऐसा इस वजह से नहीं यूज करते। देखिए यहाँ से भी एक क्वेश्चन पूछता है, वही जो आपको बोले, हाइड्रोजन इज लाइटर देन एयर बट नॉट कलेक्टेड बाय डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ एयर। व्हाई, सिंस जो हाइड्रोजन आएगा यहाँ पे, सबसे पहले तो हाइड्रोजन जो है और वो पूरा एयर रहेगा, यहाँ एयर में ऑक्सीजन भी है, तो वो ऑक्सीजन जो हाइड्रोजन यहाँ पे प्रोड्यूस हो रहा है उससे कंबाइन करेगा और क्या करेगा, बहुत एक्सप्लोसिव मटेरियल बनाएगा। तो ये एक प्रॉब्लम है। लेबोरेटरी प्रिपरेशन में जो गैस कलेक्ट हो रहा था हमारा, उसमें कुछ इम्प्योरिटीज़ होता है, तो उस इम्प्योरिटीज़ को हम लोग पहले प्योरीफाई करना पड़ता है, इम्प्योरिटीज़ उससे निकालना पड़ता है और फिर हमारा गैस जो होता है वो यूज़ के लिए होता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हम लोग प्योरीफिकेशंस के बारे में देखेंगे। देखिएगा प्योरीफिकेशंस में आपको हम पार्ट पार्ट करके हर एक अलग अलग से दिखा दिए हैं। तो जो गैस होता है, हाइड्रोजन गैस इज कलेक्टेड इज प्योरीफाइड बिफोर यूज। तो देखिए सबसे पहला जो आपको इम्प्योरिटीज होता है, आर्साइन जिसको बोलते हैं और फॉस्फाइन जिसको बोलते हैं, AsH3 एंड फॉस्फाइन PH3, ये दो बेसिक इम्प्योरिटीज, और भी बहुत सारे इम्प्योरिटीज हैं। तो ये आपका इम्प्योरिटीज को हम लोग कैसे उस गैस से रिमूव करते हैं, तो हम क्या करते हैं, पास थ्रू सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन। हम वो गैस जो कलेक्ट हुआ है ना उसको सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन से पास कराएंगे। तो जो आर्साइन है और फॉस्फाइन जो है, ये दोनों क्या होता है आपका इनसॉल्युबल, वो उसकी क्या हो जाता है, इनसॉल्युबल सब्सटेंस बना लेता है और वो वो आपका क्या सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन के साथ रुक जाता है और वो गैस क्रॉस कर जाता है, मतलब पास हो जाता है। तो क्या कर रहे हैं, देखिए आर्साइन और फॉस्फाइन को क्या कर रहे हैं हम लोग, पासेस थ्रू सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन। क्या हो रहा है, इम्प्योरिटीज रिमूव एज इनसॉल्युबल। आर्सेनाइड क्या है, ये सिल्वर आर्सेनाइड है और ये क्या है, सिल्वर फॉस्फाइड है। तो ये दोनों बन जाता है जो इनसॉल्युबल रहता है। अच्छा, इनसॉल्युबल रहेगा तो वो उसी सॉल्यूशन में बच जाएगा और आपका गैस
क्रॉस कर गया, तो ये दोनों इम्प्योरिटीज आपका रिमूव हो गया। उसके बाद कुछ इम्प्योरिटीज होता है जैसे सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब। अच्छा, हम एक चीज बताए थे आपको पढ़ाते वक्त कि जो आपका मेटल ऑक्साइड होता है वो बेसिक इन नेचर होता है और नॉन मेटल जो ऑक्साइड होता है वो एसिडिक इन नेचर होता है। तो सिल्वर देख लीजिए, आपका सल्फर देख लीजिए, नाइट्रोजन देख लीजिए, कार्बन देख लीजिए, सब आपका क्या है, नॉन मेटल है ना। तो नॉन मेटल ऑक्साइड क्या हो गया, मतलब आपका एसिडिक इन नेचर होगा। इसको हम लोग पास करते हैं थ्रू KOH, मतलब पोटासियम हाइड्रोक्साइड। ये एल्कली है या बेस बोल सकते हैं, और ये क्या है आपका, ये आपका एसिडिक इन नेचर है, मतलब नॉन मेटल ऑक्साइड एसिडिक इन नेचर। तो एसिड और बेस रिएक्ट करता है तो क्या करता है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है, सॉल्ट एंड वाटर बनाता है। तो देखिए क्या करता है एसिडिक ऑक्साइड क्यों बोल रहे हैं आपको बता चुके हैं, नॉन मेटल ऑक्साइड को एसिडिक ऑक्साइड बोलते हैं, आर न्यूट्रलाइज बाई एल्कली टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। तो इस तरह से आप सल्फर डाइऑक्साइड या नाइट्रोजन डाइऑक्साइड या कार्बन डाइऑक्साइड, ये इस सबको हम लोग रिमूव कर लेते हैं। उसके बाद कुछ है हाइड्रोजन सल्फाइड। हाइड्रोजन सल्फाइड क्या होगा, H2S। इसको हम लोग कैसे रिमूव करते हैं, H2S को देखिए, H2S को हम लोग रिमूव करते हैं बाई पासिंग थ्रू लीड नाइट्रेट सॉल्यूशन। लीड नाइट्रेट सॉल्यूशन से पास कराते हैं तो क्या होता है, इनसॉल्युबल लीड सल्फाइड इज प्रिसिपिटेट। मतलब क्या होता है, लीड सल्फाइड आपका कंपोनेंट बनेगा जब हम उस गैस को पास करेंगे। अगर उसके अंदर हाइड्रोजन सल्फाइड रहेगा तो वो सल्फाइड क्या करेगा, लीड सल्फाइड प्रिसिपिटेट बन जाएगा और वो गैस उससे क्रॉस हो जाएगा। और लास्टली जो हम लोग देखते हैं, नाइट्रोजन जो गैस होता है, अगर वो पूरे मिक्सचर में अगर नाइट्रोजन गैस है तो हम लोग क्या करते हैं, पैलोडियम फॉइल से पास कराते हैं, पासेस थ्रू पैलोडियम फॉइल। पैलोडियम का एक प्रॉपर्टी होता है वो नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब कर लेता है। तो ये सारा इम्प्योरिटीज अगर उस गैस से निकल गया, जो अब आपका गैस बच रहा है वो आपका प्योर फॉर्म में रहेगा और उसको अब हम लोग यूज कर सकते हैं। गैस को प्योरीफाई करने के बाद जो हमारा गैस आपको कलेक्ट हो रहा है, कि उसका क्या गारंटी है कि वो हाइड्रोजन ही है। तो हम लोग उसको टेस्ट करते हैं कि वो गैस क्या हुआ, कलेक्ट हुआ, वो हाइड्रोजन है कि नहीं। तो उसके लिए कुछ प्रोसेस है। सबसे पहला वो गैस होगा, क्या होगा आपका, ऑर्डरलेस होगा, कलरलेस होगा एंड न्यूट्रल गैस होगा। ऑर्डरलेस, अगर वो जो गैस कलेक्ट हुआ पूरा लेबोरेटरी प्रिपरेशन से, अगर उसका कोई कलर है तो समझ जाइएगा वो हाइड्रोजन नहीं है। उसका कोई स्मेल है तो समझ जाइएगा कि वो हाइड्रोजन नहीं है। ऐसे ही हम लोग रिजेक्ट कर देंगे। अगर वो टर्न करता है लिटमस पेपर को, कलर को चेंज करता है, तो वो एसिडिक या बेसिक होगा। तो अगर ये प्रॉपर्टी होता है तो पहले ही हम लोग समझ पाते हैं, देख के आइडेंटिफाई कर लेंगे कि वो हाइड्रोजन गैस कलेक्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। लेकिन हाइड्रोजन के अलावा और भी बहुत सारी गैस है जिसका कलरलेस होता है, ऑर्डरलेस होता है और न्यूट्रल होता है। तो ये इस आपको टेस्ट से हम 100% नहीं बोल पाएंगे कि जो कलेक्ट हुआ हमारा गैस वो हाइड्रोजन ही है। तो उसके लिए हमको और एक दो आपको टेस्ट करना पड़ता है। तो हाइड्रोजन जो होता है ना, बर्न विद ऑक्सीजन, होते हैं पेल ब्लू फ्लेम। आपका यहाँ पे एक पेल ब्लू फ्लेम कलर का क्या करेगा, कलर फ्लेम करेगा। कब, जब हाइड्रोजन किससे कलर ये रिएक्शन करेगा, ऑक्सीजन से। तो ये दूसरा हो गया। एक और है कि देखिएगा, अ बर्निंग स्प्लेंडर इज पुट ऑफ विद अ पॉप साउंड। मतलब कोई भी एक बर्निंग ऑब्जेक्ट को, मान लीजिए एक टेस्ट ट्यूब ले रहे हैं हम, मान लेते हैं यहाँ पे हम एक टेस्ट ट्यूब ले रहे हैं और इसके अंदर आपका क्या है, आपका हाइड्रोजन गैस पूरा फिल है। यहाँ पे एक कोई भी बर्निंग स्पिरिट को हम अगर इसमें डालते हैं ना तो एक पॉप साउंड होता है। मान लीजिए एक माचिस का तीला जो होता है उसको हम लोग जला के उस टेस्ट ट्यूब के अंदर डालेंगे। जैसे ही डालेंगे तो एक तरह का पॉप तरह का साउंड क्रिएट हुआ जो सिर्फ हाइड्रोजन के साथ ही होता है। तो ये आपका कुछ टेस्ट है जिससे हम आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि वो जो आपका गैस प्रोड्यूस हो रहा है वो क्या है, हाइड्रोजन है। चलिए, अच्छा, अब वो पूरा जो प्रोसेस है लेबोरेटरी प्रिपरेशन, उसमें हमको कुछ प्रिकॉशंस को याद रखना होगा। क्या प्रिकॉशंस है, देखिएगा कि आपका कंप्लीट क्या है, कंप्लीट एपरेटस मस्ट बी मेड एयर फ्री। सबसे पहला कि हमको वो जो एपरेटस है उसको हम लोग को क्या करना होगा, एयर फ्री करना होगा। अच्छा, एयर रहेगा तो फिर क्या होगा, हाइड्रोजन कंबाइन करेगा और अगर उसमें ऑक्सीजन रहेगा तो फिर वो रिएक्शंस होगा, एक्सप्लोसिव होगा। तो एयर फ्री करना पड़ता है, ये एक आपका हो गया। नाउ एपरेटस शुड बी केप्ट अवे फ्रॉम फ्लेम। हाँ, ये भी है कि अगर मान लीजिए बाई केस कहीं से कुछ गैस लीकेज हो रहा है, अगर फ्लेम के करीब रहेगा तो एक आपका क्या होगा, इंसिडेंट हो जाएगा। तो ये आपका दूसरा पॉइंट है। ये तो कॉमन पॉइंट है, आप कोई भी आपको
रिएक्शंस होता है ना, कोई भी लेबोरेटरी प्रिपरेशन, ये सब हम लोग को ध्यान रखना पड़ता है, ठीक है। अगर एग्जाम में कुछ नहीं आए तो एटलीस्ट दिस 2 पॉइंट आपके लिए काम आएगा, ठीक है। नाउ अब एंड ऑफ द थेसल फेनल, अच्छा आपको वो डायग्राम याद होगा, जो थेसल फेनल से जो पाइप जा रहा था ना, उसको हम लोग पूरा एकदम डीप कर दिए थे डाइल्यूट H2SO4 में। अगर डीप नहीं करते, थोड़ा ऊपर रखते, तो ये जो गैस कलेक्ट हो रहा है वो थेसल फेनल से भी ऊपर जाता, फिर क्या होगा, आपका जो हाइड्रोजन गिर रहा है HCl, उससे फिर रिएक्शंस होता, प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो क्या है, एंड ऑफ द थेसल फेनल शुड बी डीप अंडर द डाइल्यूट क्या है, एसिडिक सॉल्यूशन। हम लोग इसी वजह से उसको पूरा एकदम क्या करते हैं, डीप कर देते हैं। और हाइड्रोजन जो गैस कलेक्ट हो रहा है उसके लिए एक छोटा सा पाइप होता है, वो आपको कलेक्ट करके आपका जार में लेके चला जा रहा था। तो ये था तीसरा पॉइंट। और अब उसके बाद देखिए द जार फॉर कलेक्टिंग द हाइड्रोजन। अच्छा, जहां पे हाइड्रोजन कलेक्ट हो रहा है ना, उसको हम लोग, उस जार को हम कंप्लीटली फिल्ड विथ एयर कर रहे थे, ये वाटर कर दे रहे थे। अच्छा, वाटर से पूरा फिल कर रहे थे और वहां पे कोई एयर को नहीं छोड़ रहे थे, कोई बबल्स क्रिएट ना हो जाए ऐसा। तो क्या कर रहा है, देखिए, जार फॉर कलेक्टिंग हाइड्रोजन should be completely filled with water and made free from air bubbles। ऐसा ना हो कि उसमें एयर बबल्स हो, फिर ये हाइड्रोजन जाए, उस दोनों को रिएक्ट कर ले और प्रॉब्लम क्रिएट हो। तो ये आपका प्रिकॉशंस रहा, आपको ये प्रिकॉशंस ध्यान में रखना होगा जब लेबोरेटरी का वर्क आप करिएगा। अब हम लोग इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन देखेंगे। तो हम लोग जो लेबोरेटरी में हाइड्रोजन को प्रिपेयर करते हैं, उसमें हम लोग को एक्यूरेसी चाहिए। ह्यूज अमाउंट के लिए हम नहीं करते, वहाँ पे हमको 100% एक्यूरेसी चाहिए। लेकिन इंडस्ट्री में उस तरह का एक्यूरेसी देखेंगे तो कॉस्ट बहुत ज़्यादा चला जाएगा। तो इंडस्ट्री में हम लोग को पहला तो ह्यूज अमाउंट में बनाना रहता है और कॉस्ट इफेक्टिव होना चाहिए। तो वो प्रोसेस हम लोग यूज़ नहीं करते। हम लोग ऐसा प्रोसेस यूज़ करेंगे जिसमें रॉ मटेरियल मेरा बहुत सस्ता लगे, ह्यूज क्वांटिटी में बन पाए ये। तो इसके लिए बॉस नाम का एक साइंटिस्ट था, उसने एक अपना प्रोसेस दिया जिसको हम लोग बोलते हैं बॉस प्रोसेस। तो बॉस प्रोसेस को हम लोग स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। देखिए, हम लोग करते क्या है, इसके लिए एक अलग अलग चेंबर होता है, एक चेंबर A, B, C, जिसको कन्वर्टर चेंबर, ऑक्सीडाइजिंग चेंबर, सेपरेटिंग चेंबर, अलग अलग चेंबर रहता है। तो एक चेंबर में हम लोग क्या करते हैं, कोक लेते हैं। कोक का मतलब कार्बन ही समझिएगा, व्हाइट कोक बोलते हैं उसको, ठीक है। और उसमें स्टीम को पास कराते हैं। अच्छा, स्टीम को पास कराते हैं विद द टेम्परेचर ऑफ 1000 डिग्री सेंटीग्रेड। हम लोग यहाँ पे 1000 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर को लेके जाते हैं और कोक को पास कराते हैं उससे। तो क्या होता है, ये प्रोड्यूस करता है आपका, क्या प्रोड्यूस करता है, वाटर गैस। अच्छा, वाटर गैस किसको बोला जाए, तो आप बोलिएगा अ मिक्सचर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन का जो मिक्सचर होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वाटर गैस बोलते हैं। तो एक चेंबर में आपका क्या हो गया, कन्वर्टर चेंबर। अगर मान लेते हैं ऐसा कन्वर्टर चेंबर है, तो इसमें आपको कोक को क्या कर रहे हैं, 1000 डिग्री पे आपको स्टीम से पास करा रहे हैं। तो यहाँ पे क्या बन रहा है, आपका वाटर गैस बन रहा है, CO एंड हाइड्रोजन। तो ये अब क्या हो गया, ये जो गैस है ये दूसरे चेंबर में पास होता है, जिसको हम लोग ऑक्सीडाइजिंग चेंबर बोलते हैं। यहाँ पे हम स्टेप 2 में दिखा रहे हैं। ये आपका स्टेप 1 हो गया, ये स्टेप 2। स्टेप 2 में क्या होता है, ये जो आपका रिडक्शन ऑफ स्टीम। अच्छा, अब जो स्टीम था ना उसको रिड्यूस करेंगे। रिडक्शन का मतलब होता है ऑक्सीजन उधर से निकाल देना। तो रिड्यूस करेंगे स्टीम को टू हाइड्रोजन। स्टीम का मतलब क्या होता है, H2O। इसके साथ ये, इसको हम लोग रिड्यूस करेंगे हाइड्रोजन पे, मतलब इस वाटर से हम लोग को ऑक्सीजन को निकालना है। किसके जरिए, विद द हेल्प ऑफ दिस कार्बन मोनोऑक्साइड। जो कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस हुआ उसके जरिए। तो हम लोग क्या करते हैं, कार्बन, वो जो मिक्सर गैस जो आया उसको हम लोग स्टीम से फिर पास कराते हैं। फिर यहाँ पे हम लोग वाटर देते हैं, एक्सेस स्टीम। जहाँ ये स्टीम दिया तो और ज़्यादा स्टीम देते हैं वो द टेम्परेचर ऑफ 450 डिग्री सेंटीग्रेड। यहाँ पे हम लोग 450 डिग्री सेंटीग्रेड देते हैं एंड फेरिक ऑक्साइड लेते हैं। क्या लेते हैं, फेरिक ऑक्साइड एज अ कैटलिस्ट यूज करते हैं, ठीक है। तो ये रिएक्शंस का क्या, देखिए यहाँ पे 1000 डिग्री लग रहा था, फेरिक ऑक्साइड लिया तो टेम्परेचर और कम हम लोग को लग रहा है, ठीक है। तो ये 450 डिग्री पे ये रिएक्शंस आगे बढ़ता है और आपका ये एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होता है। देखिए, इसके बाद एक बार जब स्टार्ट हो गया ना, फिर आपको ये टेम्परेचर देना नहीं पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे एंडोथर्मिक है, मतलब यहाँ पे आपको कंटिन्यू देना पड़ेगा, ठीक है। तो ये एक बार स्टार्ट जब हो जाता है तो फिर और आपको हीट देने की जरूरत नहीं है एक्सोथर्मिक रिएक्शन से। तो ये पूरा कार्बन मोनोऑक्साइड किस में कन्वर्ट हो जाता है, देखिए तो कार्बन डाइऑक्साइड। या इसको इस तरह से समझ सकते हैं, ये स्टीम से क्या हो गया, हाइड्रोजन बन गया, ये ऑक्सीजन है, किसके साथ आके कंबाइन कर ले रहा है, कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ, और कार्बन डाइऑक्साइड बन गया। तो अब हमारे पास क्या है, देखिए कार्बन मोनोऑक्साइड है, हाइड्रोजन है, और ये तो 100% जरूरी नहीं कि पूरा कार्बन मोनोऑक्साइड आपका कन्वर्ट हो जाएगा। तो आपका ये अनरिएक्टेंट कार्बन मोनोऑक्साइड है, हाइड्रोजन है एंड कार्बन डाइऑक्साइड है। तो आपका पास जो कन्वर्टर के बाद जो आपका ऑक्सीडाइजिंग चेंबर था उसमें आपका क्या चीज बच रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड बच रहा है, हाइड्रोजन बच रहा है एंड कार्बन मोनोऑक्साइड बन रहा है। ये भी तो एक मिक्सर हाइड्रोजन ही है ना, तो ये अब इसके साथ आ गया, मतलब हाइड्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड है। अगर बाई एनी मीन्स हम कार्बन
मोनोऑक्साइड को और कार्बन डाइऑक्साइड को उस चेंबर से हटा दे, मतलब सेपरेट कर दे, तो हमारे पास क्या बच जाएगा, हाइड्रोजन बच जाएगा ना। तो उसके बाद हम लोग क्या जाते हैं, सेपरेटिंग चेंबर में जाते हैं। सेपरेटिंग चेंबर में हमारा दो काम होता है, एक तो कार्बन मोनोऑक्साइड है उसको रिमूव करना है, और कार्बन डाइऑक्साइड है उसको रिमूव करना है, और जो बचा क्या है, हाइड्रोजन बच जाएगा। तो हम लोग अभी कुछ देर पहले प्यूरिफिकेशन पे पढ़े थे ना, कार्बन डाइऑक्साइड को हम लोग कैसे प्यूरिफाई कर रहे थे। कार्बन डाइऑक्साइड के लिए क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड मतलब क्या होता है, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड, मतलब एसिडिक इन नेचर होता है, इसको बेस या एल्कली से रिएक्ट कराते हैं, न्यूट्रलाइज होता है। तो वही है सेपरेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड अनरिएक्टिंग कार्बन मोनोऑक्साइड फ्रॉम अबव मिक्सर। ये जो मिक्सर बचा इससे, तो क्या करते हैं, बाय डिसॉल्विंग मिक्सर इन कॉन्सेंट्रेटेड KOH। अभी आपको बताया था कॉन्सेंट्रेटेड KOH क्या है, आपका एल्कली है। तो ये एल्कली जब ये आपका नॉन मेटेलिक ऑक्साइड मतलब एसिडिक इन नेचर, एल्कली और एसिड रिएक्ट करता है, मतलब बेस और आपका एसिड रिएक्ट करेगा तो सॉल्ट एंड वाटर बनाएगा, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड भी यहाँ से खत्म हो गया। अब आपके बाद मिक्सर में सिर्फ और सिर्फ कार्बन मोनोऑक्साइड है एंड हाइड्रोजन है। तो हम क्या करते हैं, बाय डिसॉल्विंग, ये क्या है, CuCl, मतलब क्या होगा, क्यूप्रस क्लोराइड। क्यूप्रस क्लोराइड से का सॉल्यूशन से हम अगर इसको पास कराते हैं पूरे मिक्सर को, तो क्या होता है, क्यूप्रस क्लोराइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, और यहाँ जो वाटर वगैरह बन रहा है, ये पूरा कंबाइन करके कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस बना लेता है, CuCOCl बना लेता है, और .H2O, मतलब ये आपका कार्बन मोनोऑक्साइड को भी आपको हटा दिया। तो बच क्या किया आपका, वो हाइड्रोजन बच गया, और इस तरह से हम लोग हाइड्रोजन को कलेक्ट कर लेते हैं अलग अगले चेंबर में, और आपका हाइड्रोजन बच जाता है। ये पूरा बॉस प्रोसेस है। इसमें यहाँ से क्वेश्चन पूछता है कि कार्बन मोनोऑक्साइड को, कार्बन डाइऑक्साइड को, कार्बन मोनोऑक्साइड को कैसे सेपरेट करते हैं, या कभी कभी पूछ लेता है कि पूरा बॉस प्रोसेस का स्टेप बाय स्टेप लिखना है। तो इस तरह के स्टेप लिख लीजिएगा, 2-3 वर्ड लिख दीजिएगा, दैट्स एनफ। इससे ज़्यादा और आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा। यूजेस ऑफ हाइड्रोजन देखते हैं कि हाइड्रोजन जो हम लोग प्रोड्यूस कर रहे हैं ये हमारे लाइफ में कहाँ कहाँ यूज होता है। तो सबसे पहला एज ए फ्यूल, ये बहुत सारी जगह में एज ए फ्यूल यूज होता है। आपको ये जब बर्न होता है ना, तो ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी आपको रिलीज करता है, वो एनर्जी हम लोग फ्यूल के रिस्पेक्ट में यूज करते हैं। तो देखिए, कोल गैस हो गया, वाटर गैस हो गया, लिक्विड हाइड्रोजन हो गया, ये सब आपको एज ए फ्यूल के रिस्पेक्ट में यूज होता है। तो पहला आपका यूज देख चुके हैं। देखिए, इन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट या मेट्रोलॉजिकल बैलून जो होता है, आप देखिएगा मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के ऊपर एक बैलून लटका रहता है, उसमें वो आपको उसमें हाइड्रोजन फिलअप रहता है। तो हम लोग इन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट में टू स्टडी द वेदर कंडीशंस के लिए, वेदर कंडीशंस क्या है, आपको किस डायरेक्शंस में आपका एयर का फ्लो है, वो सबको इंडिकेट करने के लिए हम लोग मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट में इसका यूज करते हैं। चलिए, उसके बाद अब आपको देख रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग, बहुत सारी चीज़ का मैन्युफैक्चरिंग में आपको, फॉर एग्जांपल कुछ चीज़ हम लोग को जो डेली लाइफ में अमोनिया हो गया, HCl, ये सब जो यूज़ होता है, इसका मैन्युफैक्चरिंग में आपको क्या होता है, वाटर जो हो गया, इसका जो मैन्युफैक्चरिंग में क्या होता है, अब हम लोग यूजेस ऑफ हाइड्रोजन को देखते हैं। तो यूजेस ऑफ हाइड्रोजन में देखिएगा कि हम लोग जो ये हाइड्रोजन गैस, यूजेस ऑफ हाइड्रोजन देखते हैं, जो हम लोग गैस को मैन्युफैक्चर कर रहे हैं उसका हमारे डेली लाइफ में क्या यूज है, क्यों हम लोग मैन्युफैक्चर करते हैं। तो यूजेस में देखिएगा, सबसे पहला जो आपका यूजेस होता है, हम लोग उसको एज ए फ्यूल यूज करते हैं। हाइड्रोजन जब कभी भी कोई रिएक्शंस करता है ना, तो बहुत ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी को रिलीज करता है, उसकी वजह से हम लोग क्या करते हैं, उसको एज ए फ्यूल यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखिएगा, कोल गैस हो गया, वाटर गैस हो गया, लिक्विड हाइड्रोजन हो गया। लिक्विड हाइड्रोजन ऐसा चीज है ना जिससे कोई पॉल्यूशन भी क्रिएट नहीं होता है, तो ये सारा आपको एज ए फ्यूल आपका यूज होता है। दूसरा क्या है, इन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट या इन मेट्रोलॉजिकल बैलून जो होता है, वो आपको देखिएगा ऊपर जो मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के ऊपर एक बैलून टाइप का बैलून रहता है, उसमें हम लोग क्यों क्या भरते हैं, उसके अंदर हमारा हाइड्रोजन रहता है। क्यों हाइड्रोजन रहता है, हाइड्रोजन से क्या आपको हेल्प मिलता है, वो आपको क्या है कि आपका एयर का फ्लो का डायरेक्शंस, वेदर कंडीशंस को पढ़ने में हमारा हेल्प करता है, टू स्टडी द वेदर कंडीशंस। चलिए, उसके बाद जो होता है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अमोनिया, HCl, H2SO4, H2O और H2S, हाइड्रोजन सल्फाइड, और भी बहुत सारा चीज़ है जिसका मैन्युफैक्चरिंग के लिए हमको हाइड्रोजन का नीडेड होता है। और ये सब हमारी डेली लाइफ का चीज़ है। वो क्या, वाटर क्या है, हमारी डेली लाइफ में यूज़ होता है। अमोनिया एज ए आपका खाद यूज़ होता है। HCl, ये सारा हमारी लाइफ में डेली यूज़ होता है। तो इसकी प्रोडक्शंस के लिए, इसके मैन्युफैक्चरिंग के लिए हाइड्रोजन का नीडेड बहुत जरूरी है। तो वही हम लोग देखेंगे, यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स भी देख लिए। देखिए, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अमोनिया के लिए हम लोग का हाइड्रोजन के नीडेड है, HCl के लिए नीडेड है, H2O के लिए नीडेड है, और H2S के लिए नीडेड है, और भी बहुत सारी चीजें हैं। हम यहाँ पे 2-4 ही देखा है बस।
उसके बाद देखिएगा इन एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, कुछ मेटल का एक्सट्रैक्शन के लिए हम लोग को हाइड्रोजन का नीडेड होता है, जिसमें आपका एग्जांपल्स है जिंक हो गया, आयरन हो गया, FPB हो गया, CU होता है। ये क्या कहता है ना, उस मेटल को ऑक्साइड को रिड्यूस कर देता है और वो मेटल को प्रोड्यूस करता है, जिसको हम लोग आगे फर्दर क्लास 10 में मेटलर्जी बोल के एक चैप्टर है एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, उसमें पढ़ेंगे। अब देखते हैं कि उसके बाद लास्ट देखते हैं क्या है, और उसके बाद देखते हैं तो हम लोग देखेंगे इन वेल्डिंग एंड कटिंग मेटल्स। वेल्डिंग करने के लिए या कटिंग करने के लिए मेटल्स को हम लोग क्या करते हैं, हाइड्रोजन, हम लोग सुने ना ऑक्सीजन वेल्डिंग, हाइड्रोजन वेल्डिंग, तो ये हाइड्रोजन को वेल्डिंग करने के लिए या उस मेटल को कट करने के लिए हमारा हाइड्रोजन का यूज होता है। ये होता कैसे, क्या करता है, O2 मतलब ऑक्सीजन जो है ना बर्न इन एटमोस्फेयर ऑफ हाइड्रोजन, ऑक्सीजन को हम एटमोस्फेयर ऑफ हाइड्रोजन में अगर बर्न करते हैं ना तो वो ऑक्सी हाइड्रोजन फ्लेम बनाता है। क्या बनाता है, देखिए तो ऑक्सी हाइड्रोजन फ्लेम बनाता है। ये फ्लेम क्या करता है, यूज फॉर वेल्डिंग एंड कटिंग, कोई भी चीज को वेल्ड करने के लिए या आपको कटिंग करने के लिए ये फ्लेम ही आपका दरकार होता है। तो ये आपका पूरा यूजेस था। इस चैप्टर का जो लास्ट टॉपिक है ऑक्सीडेशन रिएक्शन एंड रिडक्शन रिएक्शंस, उसको अब देखते हैं। तो ऑक्सीडेशन किसको बोलते हैं हम लोग देखेगा, कोई भी ऐसा रिएक्शंस जिसमें एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो, कोई एक कंपाउंड है उसमें ऑक्सीजन आके ऐड हो जाए, कोई एलिमेंट है उसमें ऑक्सीजन आके ऐड हो जाए, तो उस रिएक्शंस को हम लोग क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन रिएक्शन बोलेंगे। उसी तरह से कोई एक कंपाउंड है जिसमें से पार्शियली या कंप्लीटली हाइड्रोजन रिमूव हो जाए, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन रिएक्शन बोलेंगे। और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर हो जाए, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को भी डिटेल में देखेंगे, इससे कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाए तो उसको भी हम लोग क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन बोलेंगे। ठीक है, ये तो आपका डेफिनेशन से रहा, समझ में आया। कुछ एग्जांपल्स लेते हैं, देखिएगा यहाँ पे कॉपर है ना, देखिए कॉपर क्या कर रहा है, ऑक्सीजन से जब कंबाइन कर रहा है तो क्या फॉर्म कर रहा है, कॉपर ऑक्साइड बन रहा है। तो देखिए यहाँ पे आपका ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है ना, ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन बोलेंगे। और पूरा रिएक्शंस क्या कहलाएगा, ऑक्सीडेशन रिएक्शंस कहलाएगा। तो आई होप सो ये समझ में आ गया आपको ना। उसके बाद देखिएगा फर्दर रिएक्शंस, देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन सल्फाइड जो है वो रिएक्ट कर रहा है क्लोरीन के साथ। तो हाइड्रोजन सल्फाइड की यहाँ पे देखिएगा ये आपका क्या कर ले रहा है, देखिए तो ये आपका क्या हो जा रहा है, हाइड्रोजन सल्फाइड, सल्फर जो है अपना हाइड्रोजन को रिमूव कर दे रहा है। तो हम लोग रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन को भी क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन रिएक्शन बोलेंगे। तो ये भी आपका क्या होगा, ऑक्सीडेशन हो रहा है, और फुल रिएक्शंस क्या कहलाएगा, ऑक्सीडेशन रिएक्शंस कहलाएगा। अच्छा अब देखिएगा हम लोग लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन का कंसेप्ट क्या है ये देखिएगा। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है, ये माइनस साइन मतलब बता रहा है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन है। जैसे सोडियम अगर हम लिखते हैं तो सोडियम के लास्ट सेल में कितना है, 2 8 and 1, लास्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन है ना, तो ये क्या करता है, अपने एक इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है और क्या बनाता है, Na+ बनाता है ना। तो यहां पे देखिए लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन बोलेंगे। एक और कंसेप्ट है, देखिए अगर कोई भी न्यूट्रल एटम होता है ना, उसका ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो 0 होता है। अगर कोई भी न्यूट्रल है, कुछ न्यूट्रल नहीं है तो वो उसका जो चार्ज रहेगा, अगर +2 है तो +2, +1 है तो +1, तो उसका चार्ज जो रहेगा वो आपका ऑक्सीडेशन नंबर कहलाता है। तो यहाँ पे देखिए सोडियम न्यूट्रल अगर है तो उसके ऊपर क्या है, चार्ज कुछ नहीं है, मतलब ये 0 है। अगर इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर हो रहा है तो देखिए जब कभी भी लॉस इलेक्ट्रॉन होगा तो पॉजिटिव चार्ज बढ़ जाएगा ना, तो इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर होगा, तो इसको भी हम लोग ऑक्सीडेशन बोलते हैं। तो देखिए यहाँ पे 0 था, ये क्या हो गया, +1 हो गया ना, तो ये इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर हो गया, तो ये भी आपका क्या हो गया, ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो गया। चाहे आप लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन के कंसेप्ट से सीखे, चाहे ऑक्सीडेशन नंबर के कंसेप्ट से सीखे। तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, अगर कोई एक कंपाउंड या एलिमेंट न्यूट्रल होता है तो उसके ऊपर चार्ज जो होता है वो 0 होता है, और अगर वो आयंस के फॉर्म में है तो आयंस का जो चार्ज होता है वही उसका ऑक्सीडेशन नंबर कहलाता है। तो यहां पे देखिएगा इसका न्यूट्रल है तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 है। ये क्या कर रहा है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, जब कभी भी लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करता है पॉजिटिव चार्ज बढ़ जाएगा, तो क्या हो गया, पॉजिटिव चार्ज बढ़ गया मतलब +1 हो गया। अब देखिए यहां पे आपका क्या है,
जीरो से क्या हो गया, +1 चला जा रहा है ना, तो इसको ऑक्सीडेशन बोलेंगे। यहाँ पे देखिए Fe+2 है ना, एक इलेक्ट्रॉन को लॉस कर रहे हैं, उस कंसेप्ट से भी आप ऑक्सीडेशन रिएक्शन बोल दीजिएगा। या देखिए ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, +2 है, और यहाँ क्या हो गया, +3 हो गया, तो इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर हो रहा है, तो इसको ऑक्सीडेशन रिएक्शन बोलेंगे। यहाँ पे देखिए कैल्शियम क्या है, 0 है ना, हम आपको बताया कभी कोई चार्ज पार्टिकल नहीं रहेगा तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, 0 होता है, तो ये 0 है, और अब क्या हो जा रहा है, +2 हो जा रहा है ना, तो इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर हो रहा है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन रिएक्शन बोलेंगे। ये रहा। उसके बाद हम लोग जो देखते हैं रिडक्शन रिएक्शन किसको बोलते हैं, तो बेसिकली इसका जस्ट रिवर्स है। यहाँ पे एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा था, यहाँ पे क्या होगा, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन होगा। यहाँ पे क्या हो रहा था, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो रहा था, यहाँ पे एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होगा, और यहाँ पे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा था, यहाँ गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, या अदर लैंग्वेज में बोले तो इन डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर होगा। तो देखते हैं 2-3 एग्जांपल देखते हैं। देखिए यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड है, अब क्या कर रहा है, वो क्या फॉर्म कर ले रहा है, कॉपर फॉर्म कर ले रहा है। यहाँ देखिए कॉपर फॉर्म कर लिया ना, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, कॉपर ऑक्साइड से कॉपर फॉर्म करना, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, रिडक्शन बोलेंगे, और ये पूरा रिएक्शंस क्या कहलाएगा, रिडक्शन रिएक्शंस कहलाएगा। इसी तरह से देखिए यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन सल्फाइड है ना, H2S है, ये क्या हो रहा है, देखिएगा ये क्लोरीन है, देखिए क्लोरीन ऐड ऑफ ऑक्सीजन हाइड्रोजन हो रहा है, तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, रिडक्शन रिएक्शंस बोलेंगे। उसी तरह से अगर हम लोग इस कंसेप्ट से जाते हैं, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो ये पॉजिटिव साइन से ही समझ में आ रहा है, इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा है, तो आपका क्या हो गया, रिडक्शन हो गया। या अदर लैंग्वेज में हम आपको बताएं, न्यूट्रल चार्ज होता है तो उसका क्या ऑक्सीडेशन नंबर होता है, 0 होता है न्यूट्रल एटम का। यहाँ पे भी देखिए ऑक्सीजन जो है न्यूट्रल है, उसका भी ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो अगर ऑक्सीडेशन नंबर के कंसेप्ट से जाए तो इस दोनों का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, 0 है। अब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो गया, डिक्रीज हो गया ना, देखिए 0 से -1 ऑक्सीडेशन नंबर कम हो रहा है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, रिडक्शन बोलेंगे। ये कंसेप्ट भी याद रखेगा। देखिए 0 से -2, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, रिडक्शन बोलेंगे। 0 से -2 हो रहा है ना, तो ये भी क्या हो गया, रिडक्शन होगा। यहाँ पे देखिए +3 है, Fe+3 है, ये एक इलेक्ट्रॉन गेन करके क्या आ रहा है, Fe+2 कर रहा है। तो यहाँ पे भी देखिए ऑक्सीडेशन नंबर +3 से कितना चला जा रहा है, +3 से +2 चला जा रहा है, तो डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर हो रहा है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, रिडक्शन रिएक्शन बोलेंगे। कुछ केमिकल रिएक्शंस ऐसा होता है जहां पे ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन साइमल्टेनियसली एक साथ ऑकर होता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिडॉक्स रिएक्शंस। तो देखिए यहाँ पे रीड जो आया है वो रिडक्शन से आया है, ऑक्स जो आया ऑक्सीडेशन से आया, दोनों को कंबाइन कर रहे हैं तो रिडॉक्स रिएक्शंस इसको बोलते हैं। तो कैसा डेफिनेशन रहा, ए केमिकल रिएक्शंस वेयर ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन ऑकर साइमल्टेनियसली इज कॉल्ड रिडॉक्स रिएक्शंस। डेफिनेशन याद कर लिए, डेफिनेशन समझ गए। अब हम लोग को क्या करना है, कुछ एग्जांपल्स देखना है। होता है क्या ऐसा, देखिए यहाँ पे कॉपर है ना, कॉपर क्या हो रहा है, कॉपर ऑक्साइड से ये कॉपर बन रहा है, तो यहाँ पे हो क्या रहा है, देखिए तो यहाँ रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है ना, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन को हम लोग क्या बोलते हैं, रिडॉक्स बोलते हैं। तो रिडक्शन रिएक्शन बोलते हैं ना, रिडक्शन बोलते हैं। अच्छा यहाँ पे देखिए वो साइमल्टेनियसली जब यहाँ पे लॉस ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, यहाँ पे देखिए गेन ऑफ ऑक्सीजन भी तो हो रहा है ना, तो गेन ऑफ ऑक्सीजन को क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन बोलते हैं ना। तो एक ही रिएक्शंस में एक जगह लॉस ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, एक जगह गेन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है। जहां पे लॉस ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है उसको रिडक्शन बोलेंगे, जहां पे गेन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है वहां पे क्या बोलेंगे, उसको हम लोग ऑक्सीडेशन बोलेंगे। तो ये पूरा रिएक्शन जो कहलाएगा, ये क्या कहलाएगा, रिडॉक्स रिएक्शंस कहलाएगा। ये एक चीज है। इसके बाद देखिए साइमल्टेनियसली इसी तरह से आपका ये हाइड्रोजन का, देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन है ना, यह हाइड्रोजन क्या कर रहा है अपना, देखिए ये सल्फर क्या किया, अपना हाइड्रोजन को लॉस कर लिया। तो लॉस ऑफ हाइड्रोजन क्या होता है, लॉस ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं OXID, मतलब ऑक्सीडेशन लिख सकते हैं। साइमल्टेनियसली देखिए ये क्लोरीन जो है ना, वो क्या कर रहा है, गेन ऑफ हाइड्रोजन कर ले रहा है। इसके पास तो हाइड्रोजन नहीं था, ये गेन ऑफ हाइड्रोजन कर ले रहा है। तो गेन ऑफ हाइड्रोजन को क्या बोलते हैं हम लोग, रिडॉक्स बोलते हैं, रिडक्शन बोलते हैं ना। तो देखिए एक ही रिएक्शंस में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साइमल्टेनियसली ऑकर हो रहा है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, रिडॉक्स रिएक्शंस बोलेंगे। उसी तरह से देखिए यहाँ पे FeO3 मतलब फेरिक ऑक्साइड है। देखिए ये फेरिक से FeO3 से ये क्या बन रहा है आपका, बन क्या रहा है, देखिए यहाँ पे चला गया ना, तो आपका
आयरन क्या है, ऑक्सीजन को लॉस कर दिया ना, लॉस ऑफ ऑक्सीजन क्या बोलते हैं, रिडक्शन होता है। लेकिन ये जो लॉस ऑफ रिएक्शन ऑक्सीजन है वो क्या है, हाइड्रोजन क्या कर रहा है, गेन कर ले रहा है। तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो जाएगा। तो देखिए एक ही रिएक्शंस में रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन साइमल्टेनियसली हो रहा है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, रिडॉक्स रिएक्शंस बोलेंगे। यहाँ पे भी एक एग्जांपल दिखलाया, देखिए PbO ये Pb में कन्वर्ट हो रहा है, लॉस ऑफ ऑक्सीजन हो जा रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, रिडक्शन हो जाएगा। लेकिन वही लॉस ऑफ ऑक्सीजन जो है उसको गेन कौन कर ले रहा है, हाइड्रोजन कर ले रहा है, तो ये क्या हो जाएगा आपका रिडक्शन, ये ऑक्सीडेशन हो जाएगा। तो रिडक्शन यहाँ पे हो रहा है, कहाँ रिडक्शन हो रहा है, यहाँ रिडक्शन हो रहा है क्योंकि लॉस ऑफ ये हो रहा है आपका ऑक्सीजन, और यहाँ पे देखिए गेन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, तो ये ऑक्सीडेशन हो गया। तो एक ही रिएक्शंस में आपको ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साइमल्टेनियसली देखने मिले, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिडॉक्स रिएक्शंस बोलते हैं। अच्छा यहाँ पे एक दो कंसेप्ट और है ना, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट किसको बोलते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट किसको बोलते हैं। देखिए ऑक्सीडेशन हो कहाँ रहा है, देखो तो ऑक्सीडेशन ये हो रहा है ना, यहाँ पे हो रहा है, तो ये कब पॉसिबल है, ड्यू टू दिस प्रेजेंस ऑफ दिस ना, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोल देंगे। मतलब जिसके प्रेजेंस में ऑक्सीडेशन होता है वो केमिकल रिएक्शन, उसमें ऑक्सीडेशन नहीं होगा लेकिन उसके प्रेजेंस में ऑक्सीडेशन होगा। जैसे एजेंट का मतलब क्या होता है, ब्रोकर जिसको बोलते हैं, वो क्या आपको कोई काम करवाता है, वो खुद के लिए थोड़ी करता है, किसी और के लिए काम करता है। तो देखिए यहाँ पे आपका ऑक्सीडेशन हो रहा है, हाइड्रोजन है, यहाँ पे हाइड्रोजन में ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन बोलेंगे। लेकिन ये किसके प्रेजेंस में हो रहा है, CuO के प्रेजेंस में हो रहा है, तो यहाँ पे CuO एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट काम कर रहा है। यहाँ पे देखिए रिडक्शन हो रहा है, CuO रिड्यूस टू Cu, मतलब कॉपर ऑक्साइड रिड्यूस टू कॉपर, ये रिडक्शन हो रहा है। ये किसके प्रेजेंस में हो रहा है, हाइड्रोजन के प्रेजेंस में हो रहा है ना, तो यह हाइड्रोजन यहाँ पे क्या कहलाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट कहलाएगा। मतलब जिसके प्रेजेंट में जो ऑक्सीडेशन होगा तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोल देंगे, रिडक्शन होगा तो रिड्यूसिंग एजेंट बोल देंगे। और भी एग्जांपल्स देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए H2S मतलब हाइड्रोजन सल्फाइड किस में कन्वर्ट हो रहा है, सल्फर में कन्वर्ट हो रहा है। मतलब यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है ना, तो रिमूव हो रहा है तो ऑक्सीडेशन बोलते हैं। किसके प्रेजेंस में हो रहा है, क्लोरीन के प्रेजेंस में हो रहा है, तो क्लोरीन क्या कहलाएगा, यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाएगा। उसी तरह देखिए क्लोरीन किस में कन्वर्ट हो रहा है, HCl में कन्वर्ट हो रहा है। यहाँ पे देखिए एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन क्या कहलाता है, रिडक्शन कहलाता है। लेकिन ये रिएक्शंस कब पॉसिबल है, जब H2S यहाँ पे रिप्रेजेंट रहेगा, तो H2S यहाँ पे क्या प्रेजेंट हो रहा है, रिडक्शन करवा रहा है, तो रिड्यूसिंग एजेंट क्या बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, रिड्यूसिंग एजेंट बोलेंगे। उसी तरह से यहाँ पे एक दो एग्जाम्पल और देख लेते हैं। Fe2O3 मतलब फेरिक ऑक्साइड किस में कन्वर्ट हो रहा है, आयरन में। आपको बता चुके ये रिडक्शन होता है, तो किसके प्रेजेंस में हो रहा है, हाइड्रोजन के प्रेजेंस में हो रहा है, तो हाइड्रोजन के क्या बोलेंगे, रिड्यूसिंग एजेंट बोलेंगे। उसी तरह से यहाँ पे हाइड्रोजन किस में कन्वर्ट हो रहा है, H2O में कन्वर्ट हो रहा है, तो ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसके प्रेजेंस में हो रहा है, इसके प्रेजेंस में हो रहा है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलेंगे। तो इस तरह से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिडक्शन रिएक्शंस आपका क्लियर हुआ। तो आई होप सो ये पूरा चैप्टर जो आपका हाइड्रोजन है वो क्लियर हो गया। इफ यू स्टिल हैव एनी डाउट्स कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, आई विल ट्राई टू आंसर यू।